नमस्ते विद्यार्थी मित्रों, कक्षा 8 विषय हिंदी और आज का हमारा अभ्यास का जो टॉपिक है यानी कि लेखन विभाग का, जिनमें यहाँ आप देख सकते हैं जिनका नाम है विचार विस्तार, यानी जिन्हें पद्यांश का भावार्थ भी कहा जाता है। आप देखेंगे तो हमारे लेखन विभाग में कई प्रकार है। निबंध ले लीजिए, अहवाल लेखन ले लीजिए, पत्र ले लीजिए, गद्यांत ग्रहण या तो पद्यार्थ ग्रहण देख लीजिए। तो उन्हीं में से एक है विचार विस्तार। तो विचार विस्तार क्या है? विचार यानी कोई एक विचार होता है जिनका हमें क्या करना होता है, अपने अनुभव के आधारित उनका विस्तार करना होता है। या तो कोई पंक्ति या तो कोई वाक्य दिया गया है जिनको हमारी अनुभूतियों के आधार पर जिनका विकास करना होता है, उन्हें क्या कहते हैं? विचार विस्तार कहते हैं। विचार विस्तार क्या है, उनकी ज़्यादा माहिती प्राप्त करें तो यहाँ आप देख सकते हैं कि हिंदी के प्रश्न पत्र में विचार विस्तार के बारे में एक प्रश्न पूछा जाता है जिन्हें पद्यांश का भावार्थ भी कहते हैं। इसमें अपठित पद्यांश का भावार्थ स्पर्श करने के लिए कहा जाता है। अपठित पद्यांश है, शायद आपने कभी सुना है या तो जिनके बारे में आपको कोई माहिती नहीं भी है, तो ऐसे पद्यांश को समझकर, उनका अर्थ समझकर, उनमें कौन सी बात या तो कौन सा संदेश छिपा हुआ है, उनको समझने का जो प्रयत्न किया जाता है और उन पर हम अपने विचार प्रस्तुत करते हैं, जिन्हें विचार विस्तार के रूप में भी हम लोग जानते हैं। दूसरी बात है कि इसमें क्या होता है, छोटे छोटे दोहे होते हैं, 2-4 काव्य पंक्तियाँ या तो कोई मुक्तक दिए जाते हैं और उनका भावार्थ स्पष्ट करने के लिए कहा जाता है। यह विचार विस्तार है जिनमें क्या होता है, कभी कभी एक पंक्ति में या तो कभी कभी दो या 3 पंक्ति में, या तो उनमें कभी कभी दोहे होते हैं या मुक्तक होते हैं, या तो कोई ऐसी काव्य पंक्तियाँ दी जाती हैं जिनके अर्थ समझकर उनका जो विचार है काव्य पंक्ति में, उनका हमें विस्तार करने के लिए कहा जाता है। ज़्यादातर परीक्षा में 3, 4 या तो 5 मार्क्स में हमें पूछा जाता है। पेपर में कभी कभी हमारे लिए ऐसी सूचना रहती है कि सूचना के अनुसार कार्य करें, जिनमें कोई पत्र भी हो सकता है, कोई विचार विस्तार हो सकता है। सूचना के आधारित हमें क्या करना होता है, कार्य करना होता है। तो लेखन विभाग का भी एक यह टॉपिक है जिनका नाम है विचार विस्तार। विचार विस्तार कभी कभी 3, 4, 5 मार्क्स में पूछा जाए तो उनमें हमें कितने विचार को प्रस्तुत करना है या तो कौन सी ऐसी बात है जिन्हें ध्यान में रखकर हमें उन पंक्तियों का विचार विस्तार करना है, उनके बारे में आज हम समझूती प्राप्त करते हैं। तो इन विचार विस्तार को लिखने से पहले कुछ बातें ऐसी होती है जिनको ध्यान में रखकर हमें उनका विस्तार करना होता है। तो ऐसी कौन कौन सी बातें हैं, यदि हम विचार विस्तार लिख रहे हैं पेपर में तो हमें कौन कौन सी बातों को ध्यान में रखना चाहिए, उनके बारे में भी उनके कुछ यहाँ पर नियम दिए गए हैं। यानी कि कुछ बातें ऐसी है कि यदि विचार विस्तार आप लिख रहे हैं तो ऐसी बातें हैं जिनको हमें ध्यान में रखनी चाहिए। तो पद्यांश का भावार्थ स्पष्ट करने के लिए ध्यान में रखने योग्य बातें कुछ यहाँ पर दी गई है। आप लोग भी क्या करेंगे, यदि आपके सामने पेपर में यदि लिखा हुआ है कि सूचना के आधारित कार्य कीजिए, तो आप पहले क्या करेंगे, पूरी सूचना को देखेंगे कि सूचना हमारी कौन सी है। यदि विचार विस्तार या तो पद्यांश का भावार्थ स्पष्ट करने के लिए कहा गया है तो अब हम क्या करेंगे, पद्यांश का भावार्थ है, इनमें शायद आपकी काव्य की 2 पंक्तियाँ भी हो सकती है, या तो बाहर से कोई ऐसे दोहे मुक्तक या कुछ ऐसी 2 पंक्तियाँ दी जाती है जिनका हमें विचार विस्तार करना है। तो इसलिए आप लोग सबसे पहले क्या करेंगे, 1-2 बार सूचना पढ़ने के बाद यदि उनमें विचार विस्तार करने के लिए कहा गया है तो अब हम क्या करेंगे, जो विचार विस्तार की पंक्ति दी गई है उनको 1-2 बार पूरी तरह से पढ़ लेंगे, क्योंकि यदि पंक्तियाँ ही समझ में नहीं आएगी तो हम कैसे समझेंगे कि उनमें कौन सी बात लिखनी है। इसलिए सबसे पहले आप लोग क्या करेंगे, 1-2 बार पूरी पंक्तियों को पढ़ लेंगे। फिर दूसरा क्या करना है कि पद्यांश, दोहा या जो भी मुक्तक दिया गया है उनके शब्दों को भली भांति समझना चाहिए। क्या करना चाहिए, जो पंक्ति हमें दी गई है उन्हें 1-2 बार पढ़ लेंगे, फिर उनके बाद जो भी हमें पंक्ति दी गई है उनके शब्दों को पहचानने का प्रयत्न करेंगे। आखिर उन शब्दों के अर्थ क्या है, यह जरूरी नहीं है कि उन पंक्ति में दिए गए सभी शब्दों के अर्थ आपको मालूम हो। कुछ शब्द ऐसे भी होते हैं जिनके अर्थ आपको शायद मालूम भी नहीं होते, और उन्हीं अर्थ
शब्दों में शायद उन पंक्तियों का अर्थ भी छिपा रहता है। तो अब हम क्या करेंगे, पहले उनके भली भांति एक दो बार पढ़ लेंगे, फिर उनके शब्दों के अर्थ को समझने का प्रयत्न करेंगे, फिर उनका जो भावार्थ है उनमें कौन सा संदेश छिपा है उनको समझने का हम लोग प्रयत्न करेंगे। दूसरी बात कौन सी, पद्यांश का सरल शब्दों में स्पष्टीकरण करना चाहिए। उन्होंने कहा कि हमने समझ लिया, उनके शब्दों के अर्थ समझ लिया, अब हम शुरुआत करेंगे। तो यह जरूरी नहीं है कि जो पंक्ति दी गई है वह कौन से कवि की है या तो किसने लिखी है, शायद हम उनके बारे में नहीं जानते हैं। तो उनकी शुरुआत इस प्रकार करेंगे कि यानी स्पष्टीकरण सरल शब्दों में होना चाहिए। यदि आप उन पंक्ति का भावार्थ लिख रहे हैं तो सरल शब्दों में उनका स्पष्टीकरण करेंगे। और बीच बीच में हमें यह बात याद रखनी है कि एक ही वाक्य पुनरावृत्ति नहीं होनी चाहिए, एक ही वाक्य का पुनरावर्तन नहीं करना चाहिए। आपने एक वाक्य पहले कह दिया तो वहाँ बात खत्म होनी चाहिए। एक ही एक शब्द या तो एक ही एक वाक्य का पुनरावर्तन नहीं करना चाहिए और सरल शब्दों में उनका स्पष्टीकरण करने का प्रयत्न करना चाहिए। तीसरी बात है कि उस पद्यांश का लक्ष्य हेतु क्या है, या तो उनमें कौन सा संदेश छिपा हुआ है जिन पर हमें अपना विचार प्रस्तुत करना है, हमारे अनुभव को उन पर व्यक्त करना है। तो पहले पूरी उन पंक्तियों का लक्ष्य क्या है, कौन सी बात समझानी है, उन्हें भी समझने का पूरा प्रयत्न करना चाहिए। जहाँ भी जरूर लगे पद्यांश के अनुरूप कुछ छोटे छोटे उदाहरणों को देकर स्पष्टता करनी चाहिए। समझ लीजिए कोई ऐसा टॉपिक है जहाँ आपको जरूर लगे तो कई व्यक्तियों के अनुभव के उदाहरण, कोई ऐसे उदाहरण देकर, कुछ छोटे छोटे ऐसे दृष्टांत देखकर उन पंक्तियों को समझाने का प्रयत्न करना चाहिए। और जरूर लगे वहाँ पर कुछ मुहावरे कहावतें का भी प्रयोग करना चाहिए। ऐसा कार्य करने से आप अपने विचार विस्तार में क्या कर सकते हैं, समझूती जो है वो स्पष्ट रूप से प्रस्तुत कर सकते हैं। उनके बाद है कि अंत में एक वाक्य में छोटी सी सीख भी लिखनी चाहिए। पांचवा हमारा यहाँ उनका बात कहते हैं कि एक छोटी सी सीख देनी चाहिए कि आपने जो विचार विस्तार लिखा है उनमें हमें कौन सी बात समझनी है, तो एक वाक्य के आधारित हमें छोटी सीख भी उनमें देनी चाहिए। फिर विचार विस्तार की भाषा कैसी होनी चाहिए, सरल एवं शुद्ध तथा शब्दों की वर्तनी सही होनी चाहिए। यदि आप कोई भी विचार लिख रहे हैं तो क्रम के अनुसार उनकी भाषा सरल शुद्ध होनी चाहिए और जो उनकी वर्तनियाँ होती है उनमें किसी भी प्रकार की गलती नहीं होनी चाहिए। इन बातों को हमें खास ध्यान रखना है और लेखन में उचित विराम चिन्हों का प्रयोग भी करना चाहिए। जहाँ हमें लगे खड़ी पाई की ज़रूरत है वहाँ खड़ी पाई लगाएंगे, अल्प विराम की ज़रूरत है तो वहाँ वे भी लगाएंगे, कुछ उदाहरण कोटेशन के आधारित देना है तो कोटेशन भी लगाएंगे। यानी जहाँ भी ज़रूर लगे वहाँ उचित विराम चिन्हों का प्रयोग भी हमें करना चाहिए। फिर जितने मार्क्स दिए जाते हैं उनके आधारित हमें क्या करना होता है, विचार विस्तार करना है। यदि 3 या 5 मार्क्स में है तो हम ज़्यादातर 8-10 वाक्यों में उन विचार को विस्तृत कर सकते हैं। विचार का विस्तार करना यानी कोई एक पंक्ति है जिनका विचार हमारी अनुभूतियों के आधारित उन पर विस्तार करना, जिन्हें विचार विस्तार या तो कोई पद्यांश का भावार्थ भी कहा जाता है। अब तक हमने देखा कि विचार विस्तार लिखते समय हमें कौन कौन सी बातों को ध्यान में रखना है। अब बात करते हैं कुछ उदाहरणों के आधारित विचार विस्तार को समझना, यानी कि कैसे कैसे विचार विस्तार हमारे सामने आते हैं। तो समझ लीजिए आपके सामने यहाँ एक उदाहरण दिया गया है कि दुख में सुमिरन सब करे, सुख में करे ना कोई, जो सुख में सुमिरन करे तो दुख काहे को होई। समझ लीजिए पेपर में आपके सामने यह एक पंक्तियाँ दी गई है और उनकी सूचना यह है कि यह जो पद्यांश है उनका भावार्थ स्पष्ट कीजिए या तो विचार विस्तार कीजिए। तो अब बात करते हैं इन पर। पेपर में हमने देख लिया, उनके नियम के आधारित बात करें तो 1-2 बार पंक्तियों को पढ़ लेंगे। फिर दूसरा हमने देखा था कि एक एक शब्द को समझने का प्रयत्न करेंगे, उनके अर्थ को समझने का प्रयत्न करेंगे। एक उदाहरण यहाँ पर हम देखते हैं। दुख, दुख का अर्थ आप लोग जानते हैं। सुमिरन, सुमिरन यानी स्मरण करना। सब करे यानी सभी लोग। सुख में करे ना कोई यानी सुख के समय कोई नहीं करता। सुख यानी हमारे हंसी खुशी के जो दिन होते हैं उन्हें कहते हैं। जो सुख में सुमिरन करे यानी जो व्यक्ति सुख में सुमिरन यानी स्मरण करे तो दुख काहे को होए, तो दुख उन्हें कभी होता नहीं है। इन पंक्तियों के अर्थ को हमने समझा। अब बात आती है कि उनका स्पष्टीकरण किस प्रकार करना है। इन विचारों को अब हमें हमारी अनुभव के आधारित किस प्रकार लिखना है। तो यहाँ आप देख सकते हैं उनकी शुरुआत किस प्रकार है
दुख में मनुष्य अपने को अकेला और असहाय अनुभव करता है। यहाँ आपने पहले ही देखा कि दुख की बात की गई है, यानी दुख में सुमिरन करे, दुख में सब याद करते हैं। तो किसी दुख सुख दुख की बात है, हाँ, उनके आधारित अब हमें बात करनी है। तो शुरुआत ऐसे करते हैं कि दुख में मनुष्य अपने को अकेला और असहाय अनुभव करता है। वह जब भी दुखी होता है तो अपने आप को अकेलेपन महसूस करता है। सगे संबंधी और मित्र उसका साथ भी नहीं देते हैं। ऐसी लाचार स्थिति में उसे भगवान की याद आती है। अब हमारी पहली पंक्ति का सार यहाँ पर है कि दुख में सुमिरन सब करें। हम भगवान को कब याद करते हैं? जब भी हमारे पर कोई आपत्ति आती है तो भी हम भगवान को याद करते हैं। तो भगवान का स्मरण करने से उसका दुख कम होता है और आपत्तियाँ नष्ट हो जाती है। जब भी हम भगवान को याद करते हैं तो भगवान हमारी मदद करते हैं और हमारी समस्या दूर हो जाती है। सुख में किसी को भगवान याद नहीं आते हैं। अब बात यहाँ समझनी है कि जब भी मनुष्य सुखी होता है तो कभी भी वो भगवान को याद नहीं करता है, उन्हें कभी भगवान याद नहीं आते। मौज मस्ती में डूबा हुआ मन भगवान की तरफ जाता ही नहीं है। यदि मनुष्य सुख के समय पर भी भगवान को याद करता रहे तो उसे दुख के दिन कभी दिखने ही नहीं पड़ेंगे। इसलिए सुख के समय में भी हमें भगवान को नहीं भूलना चाहिए। भगवान को भूलने से ही दुखों का अनुभव होता है। इन कुछ वाक्यों के द्वारा इन पंक्तियों को समझाने का प्रयत्न किया गया है कि जो भी मनुष्य है उन्हें हर परिस्थिति में भगवान का स्मरण करना चाहिए। इस प्रकार भी आप लोग लिख सकते हैं कि मनुष्य को अपनी हर परिस्थिति में भगवान का स्मरण करना चाहिए, चाहे उनके दुख के दिन हो, चाहे उनके सुख के दिन हो। मनुष्य क्या करता है, जब उन पर आपत्तियाँ आती है तभी उन्हें भगवान याद आते हैं। जब उनके हंसी खुशी के दिन होते हैं तब तो वे कभी भगवान को याद नहीं करते हैं। तो इन बात को समझाने के लिए कवि ने यहाँ पर कहा है कि मनुष्य को अपनी हर परिस्थिति में, चाहे सुख हो चाहे दुख हो, भगवान को हमेशा उनको याद करते रहना चाहिए। और जब मनुष्य सुख के समय में भी वह भगवान को याद करता है तो उन्हें दुख के दिन तो कभी देखने की बात आती ही नहीं है। इस बात के द्वारा यहाँ पर विचार का विस्तार किया गया है। इस तरह विचार विस्तार लिखा गया है। अब और भी एक उदाहरण हम देखते हैं। कौन सा है? यह हुआ कि इन पंक्तियों में तो सुख दुख में भगवान का स्मरण करना चाहिए तो मनुष्य के जीवन में कभी दुख की नौबत नहीं आती है, यह बात बताई गई है। तो एक और उदाहरण हम देखते हैं कि यहाँ भी देखिए आपके सामने दो पंक्तियाँ दी गई है। रही मन धागा प्रेम का, मत तोड़ो चटकाए, टूटे से फिर ना जुड़े, जुड़े गांठ परी जाए। यहाँ आप देख सकते हैं ऐसी दो पंक्तियाँ दी गई है और सूचना हमारी है कि पद्यांश का भावार्थ स्पष्ट कीजिए या विचार विस्तार कीजिए। तो हम पहले क्या करेंगे, पंक्तियों को दो बार पढ़ लेंगे। रहीमन, यहाँ रहीम जी का नाम है, यानी रहीम जी का नाम आप लोगों ने सुना होगा। हमारे हिंदी साहित्य के बहुत अच्छी कवि के रूप में वे जाने जाते हैं। धागा यानी डोरा, आप लोग अपने घर में देखते होंगे, छोटा सा धागा। पर यहाँ पर उन्होंने कौन सी बात की है कि प्रेम का धागा, पर वह कौन सा? प्रेम का धागा। मत तोड़ो चटकाए, चटका यानी झट से उनको तोड़ मत दो। टूटे से फिर ना जुड़े, यानी जो टूट गया तो फिर उन्हें जोड़ा नहीं जा सकता, और यदि जोड़ भी दिया तो उनमें क्या पड़ जाती है? गांठ पड़ जाती है। अब हमने शब्द समझ लिए, अब उनका विस्तार करना है। पहले तो इस पंक्ति में संदेश क्या है कि रहीम जी यह समझाना चाहते हैं कि व्यक्ति को कोई भी धागा झट से तोड़ना नहीं चाहिए। आप भी ट्राई कीजिएगा, एक बार आपने वो धागा तोड़ दिया तो फिर आप उनको जोड़ नहीं पाएंगे, पहले जैसा बना नहीं पाएंगे। यदि पहले जैसा बनाने का प्रयत्न करेंगे तो बीच में क्या हो जाएगा? गांठ पड़ जाएगी। तो इन धागे के उदाहरण के द्वारा मनुष्यों के संबंध को समझाने का प्रयत्न किया गया है। कौन सा है संदेश? क्या छिपा हुआ है कि छोटे से धागे के द्वारा मनुष्यों के एक दूसरे के प्रति जो प्रेम का संबंध है, लगाव का संबंध है, उनको यहाँ पर समझाने का प्रयत्न किया गया है। अब इन विचार का विस्तार किस प्रकार होगा कि रहीम जी कहते हैं कि प्रेम का धागा बहुत नाजुक होता है, यानी कोई भी मनुष्य है उनका एक दूसरे के प्रति जो संबंध है वह बहुत ही नाजुक होता है। उसे साबुत बनाए रखने का पूरा प्रयत्न करना चाहिए। साबुत यानी उस संबंध को बचाए रखने का हमेशा प्रयत्न करना चाहिए। उसे झटकर तोड़ देना आसान है, परंतु लेकिन फिर से जोड़ना बहुत ही मुश्किल पड़ जाता है। कोई चीज़ को आप यदि तोड़ दे तो उसे तोड़ना तो बहुत ही आसान है, पर फिर से उन्हें उसी तरह से जोड़ना यह बहुत ही मुश्किल काम है। और फिर से यदि जोड़ भी दिया जाए तो उनमें क्या हो जाता है? गांठ पड़ जाती है। पहले जैसा वह
सुंदर दिखने वाला वह धागा नहीं रहता। उसी प्रकार संबंध भी, मनुष्य के संबंध भी वैसे ही है। यदि के एक दूसरे के साथ कोई झगड़ा हो जाए, मनमुटाव हो जाए, तो उनमें पहले जैसी मिठास नहीं रहती है। प्रेम के टूटे हुए रिश्ते को जोड़ने पर उसमें पहले जैसी मिठास और अपनापन नहीं आ सकता। उसमें कड़वाहट और अविश्वास की गांठ पड़ जाती है। क्या होता है, उनके संबंध में पहले जैसी मिठास नहीं रहती और अविश्वास बढ़ जाता है। इसलिए हमारी भलाई इसी में है कि हमें प्रेम के रिश्ते को कभी टूटने नहीं देना चाहिए। जो भी हमारा व्यक्ति का संबंध है उन्हें बचाए रखने का प्रयत्न करना चाहिए। जहाँ तक हो सके उसे बनाए रखने की पूरी कोशिश करनी चाहिए। यहाँ पर आप देख सकते हैं, इस छोटे से 2 छोटी पंक्तियों में मनुष्य के कई विचार, गहन विचार यहाँ प्रस्तुत किए गए हैं। मनुष्य के बीच का संबंध यहाँ प्रस्तुत किया गया है कि एक छोटे से धागे के द्वारा कितना बड़ा संदेश दिया है कि यदि कोई एक छोटा सा धागा है, आप उनको झटकर तोड़ देंगे तो वे पहले जैसा नहीं रह पाएगा या तो उनमें गांठ पड़ जाएगी। तो मनुष्य का जो भी मनुष्य के बीच एक प्रकार का संबंध है, उन्हें सुरक्षित रखने के लिए या तो कई वर्षों तक ऐसा ही संबंध जोड़ने के लिए उन्हें बचाने का प्रयत्न करना चाहिए, कोशिश करते रहना चाहिए। क्योंकि एक बार उनमें अविश्वास की खाई आ गई तो वह क्या हो जाएगा, पहले जैसा संबंध नहीं रह पाएगा। इन गहन संदेश को इस छोटी सी 2 पंक्तियों के द्वारा हमें समझने को मिलता है। यहाँ तक आप देख सकते हैं कि विचार विस्तार किसे कहते हैं, किस प्रकार छोटे छोटे कुछ वाक्य या तो छोटे छोटे 2 पंक्तियों के द्वारा हमें किस प्रकार अपनी अनुभूतियों के आधारित उन छोटे विचारों का विस्तार करना है। यहाँ हमने 2 उदाहरणों के द्वारा विचार विस्तार की समझूती प्राप्त की है। आप लोग क्या करेंगे, आपकी हिंदी लेखन की जो नोटबुक है, यानी आप लोगों ने निबंध की जो नोटबुक बनाई है, उनमें यह सारे मुद्दे आप लिख रहे हैं। विचार विस्तार किसे कहते हैं, उनको लिखते समय कौन सी बातों को ध्यान में रखना है और उनके 2 उदाहरण दिए हैं, वो दोनों आप अपनी नोटबुक में लिखेंगे। नमस्ते।